हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 30 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपनी डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था उस पर, वो हमारा कंप्लीट होने वाला है विद दिस लास्ट रीडिंग। हम है अपनी लास्ट रीडिंग पे। आज हम नई रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है करेंसी मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें जब हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो होता है, उसमें हमें एक रिस्क होता है। वैसे तो जो हमारे डोमेस्टिक पोर्टफोलियो बनेंगे उसमें हमारे जो कॉमन रिस्क होंगे, बट जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बनता है उसमें हमारा एक रिस्क होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क या फिर करेंसी रिस्क। हम उसको ही कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, हम ये पूरे इस रीडिंग में यही देखेंगे। इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी रीडिंग। इसमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ऐसे दे रखे, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे सिचुएशन, कोई कॉम्प्लेक्स इसमें वो नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स टर्म्स या कॉम्प्लेक्स कोई कंसेप्ट नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जितने भी, ये है हमारा रीडिंग नंबर 3 विच इज योर करेंसी मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जितने भी हम सारे, ये क्या है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, हम सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या किया है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स तो दिए ही दिए हैं, जिसमें हम इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा, हमारे जो इन्वेस्टमेंट के एसेट्स है वो इंक्रीज हो गए हैं। हम एक डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने अच्छे से, एकदम फॉरेन एसेट्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स होम बायस जिनको होता था ना, वो सब हट रहा है, क्योंकि अब हम ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ग्लोबल पोर्टफोलियो में। तो इसमें क्या होता है, हम अपने बॉर्डर्स के अवे, बॉर्डर्स के बियॉन्ड हम सोच पा रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने हमें हेल्प की है। बट इसमें एक जो रिस्क आया है वो है हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प मिली है हमें, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो अवेलेबिलिटी बनी है हमारी। बट इसमें क्या है, यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है, मेजरिंग एंड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ब्रिंगिंग करेंसी रिस्क इनटू द पोर्टफोलियो सिंस एक्सचेंज रेट्स आर वॉलेटाइल। जो मैं बोल रही हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में हमारा क्या आ गया है, एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आ गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि एक्सचेंज रेट्स आर वॉलेटाइल, दे कैन नॉट बी मेजर्ड एंड बट दे कैन बी ओनली मैनेज। अब इसमें बात करें हम बेसिक जो फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्पॉट मार्केट क्या होती है। स्पॉट मार्केट में हमारा, हमें पता है कि जो भी एक्सचेंज रेट्स हम अप एंड डाउन डेली देखते हैं उसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट रेट हम कैसे, इसको पूरा जो हमारी जो कोड्स होंगे एक्सचेंज रेट के कोड्स, उसको हम 3 लेटर करेंसी कोड से आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जांपल INR इंडियन रुपी, यूएस डॉलर, यूएसडी, ऐसे हम 3 लेटर वर्ड से उसको डिनोट करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होती है कि हम कितनी यूनिट ऑफ वन करेंसी हम कितना दूसरा ले सकते हैं। हम हमेशा इसको कैसे देखते हैं, P अपॉन में B, प्राइस करेंसी अपॉन में बेस करेंसी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, अगर हम ये ऐसे लिखा है हमने, अगर इसको मैं इक्वल्स टू 2 लिख रही हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक बेस करेंसी, अगर मेरे पास एक बेस करेंसी है, कोई भी बेस करेंसी हो सकती है, उससे मैं कितने यूनिट्स ऑफ प्राइस करेंसी खरीद सकती हूँ। अगर वो इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब मैं 1 बेस करेंसी से मैं 2 यूनिट्स ऑफ प्राइस करेंसी खरीद सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमेशा जो स्पॉट करेंसी कोड्स होंगे वो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे। हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में देख चुके हैं। हमेशा जब भी हम कोड करते हैं इसको हम 1.1500 करते हैं, ना कि 1.115। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं उस पर डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ कि ये 1.1568, इसका मतलब क्या है कि जो ये 15 है ये है हमारा हैंडल, या फिर मैं इसको बोलती हूँ बिग करेंसी। ठीक है, और इसको क्या बोलती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ जो लास्ट के 2 होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स, इनको बोलती हूँ मैं पिप्स। ठीक है, तो बिड प्राइस क्या होता है, ऐसा प्राइस जिसमें कि काउंटर पार्टी है वो विलिंग टू बाय है 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। बिड प्राइस क्या होता है, ऐसा प्राइस, एक ऐसा प्राइस जिसमें जो काउंटर पार्टी है वो विलिंग है बाय करने के लिए 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। बेस करेंसी को बाय करने के लिए जो भी प्राइस है उसको बोलेंगे हम बिड प्राइस। वैसे ही ऑफर प्राइस क्या होगा, एक है हमारा बाय प्राइस और एक है हमारा सेलिंग प्राइस। वो प्राइस, ठीक है, जिसमें जो काउंटर पार्टी है विलिंग टू सेल 1 यूनिट ऑफ द बेस करेंसी। बिड प्राइस क्या है, बाय कर रहे हैं हम बेस करेंसी कितने प्राइस पे, और हमारा ऑफर प्राइस क्या है, कितने प्राइस पे हम इस बेस करेंसी को सेल कर रहे हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एग्जांपल है, ये दे रखा है हमें, तो इसमें अगर मैं क्या बोलूंगी कि मैं अगर इसको बाय करना चाह रही हूँ यूरो को, तो मैं कौन सी मेरी बिड प्राइस होगी और कौन सी मेरी आस्क प्राइस होगी।
कौन सा बिड प्राइस है या फिर कौन सा ऑफर प्राइस है, वो मेरे को अब आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इसमें ये वाला बिड है कि ये वाला ऑफर है, ठीक है। जो भी बताएगा देखते हैं कि किसको पता है, क्योंकि हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 1 यूरो में इतना यूएसडी खरीद सकते हैं, ये तो बट हम यूएसडी के उसमें बोल रहे हैं। इसका ऑपोजिट होगा, तो जब इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो उसका आ जाएगा कि 1 यूरो में हम कितना, हमारा बिड हम कितना यूरो में कितना खरीद सकते हैं। क्यों हमें, क्योंकि ऐसे ही तो करना, यूरो अपॉन में यूएसडी, कि कितने प्राइस में मैं 1 यूरो खरीद सकती हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा यूरो का प्राइस आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बिड प्राइस, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफर प्राइस। मैं शायद इसमें हो सकती हूँ गलत हूँ, कि क्योंकि इसमें ना लिखा नहीं है इस वाले पूरे रीडिंग में इसमें, बट मेरे को जहां तक याद है लेवल 2 में हमने ऐसे ही उल्टा किया था, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बेस प्राइस निकालते हैं ना किसी की बिड प्राइस, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफर प्राइस को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका बेस करेंसी का वो बिड प्राइस बन जाता है, और जब हम ये जो हमारा ये वाला बिड प्राइस को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे बेस करेंसी का ये ऑफर प्राइस बनता है। अब शायद मैं सही बोल रही हूँ। फॉरवर्ड मार्केट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड मार्केट जैसे नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर ऑन अ फ्यूचर डेट एट एन एक्सचेंज रेट एग्रीड ऑन टुडे, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हम आज डिसाइड करते हैं वो प्राइस कि हम फ्यूचर में कितना प्राइस, हमें मान लो कि ऑयल लेना है, 1 लीटर ऑयल लेना है, हम अभी नहीं लेना चाहते, हम फ्यूचर में लेना चाहते हैं, तो हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, 0 में नहीं चाहिए, हमें 1 महीने बाद चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं अभी जो भी प्राइस चल रहा है उसको सेट कर दूंगी कि मैं जब 30 डेज बाद लूंगी तो मैं इसी प्राइस पे लूंगी, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो हमेशा क्या करते हैं, बट ये मैंने जैसे ऑयल के एग्जांपल में बोला, ये ऐसे ही एक्सचेंज रेट के एग्जांपल में होगा। इसको हम कैसे कोट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट कोट होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और स्पॉट एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट वही माइनस करेंगे, जो भी प्लस में आएगा वो प्रीमियम, जो नेगेटिव में आएगा वो डिस्काउंट, ठीक है। फॉरवर्ड रेट क्या होता है हमारा, बिड ऑफर जो भी ऑन द स्पॉट रेट प्लस में नंबर ऑफ फॉरवर्ड पॉइंट्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि जब भी कोई कोटेड फॉरवर्ड पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, तो हम उनको क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 10,000, फिर उसको हम ऐड कर देंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट में। जैसे मान लो कि हम अगर फॉरवर्ड बिड रेट फॉर यूएस निकालना है, मतलब सेलिंग यूरो फॉरवर्ड अगेंस्ट द यूएस, सेलिंग यूरो मतलब ऑफर प्राइस, ठीक है। तो इसमें हम ऑफर प्राइस में इसमें क्या लेंगे, देखो इसमें साफ साफ लिखा है, हाँ देखो, जो इसका बिड प्राइस होगा वो उसका ऑफर प्राइस होगा, ठीक है, ये वाली चीज। बट हम जब, हाँ मुझे याद आ गया, इसको जब रेसिप्रोकल करते तो वो उल्टा हो जाता है, जो मैं बोल रही थी, ठीक है। तो यूएसडी का बिड प्राइस क्या है ये, बट यूरो का क्या होगा, यही सेलिंग वाला जो होगा, इसका जो बिड प्राइस है, ठीक है। तो हम लेंगे 1.649, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं यूरो को, ये ले लिया हमने, ये हमारा स्पॉट प्राइस है, इसके तो हम 3 मंथ्स का लेना हमें, तो ये वाला ही हमारा फॉरवर्ड पॉइंट्स होंगे। इसको अब जब मैं डिवाइड बाय 10,000 करूंगी तो ये फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको जब मैं ऐड कर दूंगी, ये क्या बन गया, मेरा फॉरवर्ड रेट बन गया, ठीक है। व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशिएटेड, कोई भी कैश नहीं एक्सचेंज होता, इसमें हम क्या बोलते हैं, ये 0 हम हमेशा, जब भी जैसे हर दिन इसमें क्या होगा, चेंजेस होंगे एक्सचेंज रेट में, तो हम क्या करेंगे, उसको जितना भी चल रहा होगा उतने में ही हम सेटलमेंट करना चालू कर देंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि जैसे प्रॉफिट हम 30 दिनों तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें एक काउंटर पार्टी रिस्क होता है, जिसमें कि हमें पता है कि ये काउंटर पार्टी पैसे नहीं देगी, इसलिए हम क्या करेंगे, हम डेली उसको मार्क टू मार्केट करेंगे, मतलब तुरंत जितना जिसका प्रॉफिट है उसको उतना दे देंगे, अगले दिन अगर उसका लॉस हुआ है तो उसमें से लेके ऐसे करते हैं इसमें, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप मार्केट जैसे सेम, बट इसमें सिमिलर टू करेंसी मार्केट जो हमने अभी नेक्स्ट अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ही देखो, अनलाइक करेंसी स्वैप्स, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स हैज नो इंटरिम इंटरेस्ट पेमेंट्स, कोई जो बीच में जैसे पेमेंट्स होती थी हमारी करेंसी स्वैप्स की, वैसे ही उसमें नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या है, ये शॉर्टर टर्म के लिए होता है देन करेंसी स्वैप्स, सिर्फ यही एक डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, हम ऑफसेट करते हैं और साइमल्टेनियसली स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, और उससे क्या होगा, इन विच बेस करेंसी इज बीइंग बॉट स्पॉट एंड सोल्ड फॉरवर्ड, इसमें क्या होगा
फॉरेन एक्सचेंज स्वैप मार्केट में हम क्या करेंगे, एक ऑफसेटिंग जो पोजीशन है हमारी वो ले लेंगे फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट में दोनों में, जिसमें कि हम बेस करेंसी को स्पॉट में क्या करेंगे, बाय करेंगे और सोल्ड कर देंगे फॉरवर्ड में। इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हम दो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक स्पॉट में और एक फॉरवर्ड में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं लेग्स ऑफ द स्वैप्स। ठीक है, इसमें अब ये हो सकता है कि ये मैच स्वैप भी हो सकता है या फिर हम मिसमैच स्वैप भी हो सकता है। मैच स्वैप यानी कि जो हमारा स्पॉट है इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड वाला जो पूरा साइज है वो। करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है, कैन बी वनीला ऑप्शंस एंड एक्सोटिक ऑप्शंस। एक्सोटिक ऑप्शंस में क्या होता है, वैरायटी ऑफ फीचर्स दैट मेक देम एक्सेप्शनली फ्लेक्सिबल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कंपेयर्ड विद वनीला ऑप्शंस। वनीला ऑप्शंस, वनीला बॉन्ड्स हम देख चुके हैं, ठीक है, अपने फिक्स्ड इनकम में हमने देखा था ये। करेंसी रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। अब इसमें हमने क्या किया है, हम ना इसमें बेसिकली जो हमारी पोर्टफोलियो, जो इसमें रिस्क हम क्या देख रहे हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क। हम क्या कर रहे हैं, जो रिटर्न है ना हमारी, हम रिस्क और रिटर्न को उसको दो हिस्सों में मतलब बाइफिकेट करके डीकंपोज करके उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिटर्न देखेंगे पहले हम, फिर उसके बाद हम रिस्क देखेंगे। रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। रिस्क इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। रिस्क, रिटर्न की हम डीकॉम्पोजिशन कैसे देखेंगे, क्योंकि हम बाहर इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब जो भी, तो इसमें क्या क्या हमारे वो होना चाहिए। अगर मैं ये मेरी पोर्टफोलियो है, बाहर इसको इन्वेस्ट कर रही हूँ फॉरेन एसेट्स में, तो जो भी फॉरेन एसेट के जो रिटर्न होगा, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट्स प्लस में जो भी मेरा जो करेंसी अप्रिशिएट होगी, मान लो ये यूएस में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, मेरे को रिटर्न मिल गया 10% या 15% का मेरे को रिटर्न मिल गया। अब बट इसमें क्या हो गया, जो मेरी यूएस और मेरी इंडियन रुपीस की थी उसको एप्रिसिएशन भी हुआ है, तो मेरे को वो भी तो मिल रहा है ना, रिटर्न ऑन फॉरेन एक्सचेंज भी मिल रहा है मेरे को, जो डोमेस्टिक, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, रिटर्न ऑन डोमेस्टिक करेंसी। रिटर्न जो मेरी क्या कितनी निकली है डोमेस्टिक, मैं ऐसे बताती हूँ, जो भी इसमें क्या बोल रही हूँ, मेरी रिटर्न कितनी है इन अपना जो डोमेस्टिक करेंसी के उसमें रुपीज में देख रही हूँ मैं, कितनी मेरे को करेंसी में उसको जो रुपीज में कितनी मेरे को रिटर्न मिली, वो कैसे होगी, दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक तो जो मेरी रिटर्न जो मैंने यूएस में अर्न की है, ठीक है, जो मैंने यूएस में अर्न की है, प्लस जो मेरा एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ है वो। तो इसमें रिटर्न डीकॉम्पोजिशन सेम जो ये लिखा है, डोमेस्टिक एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसमें इन्वेस्टर डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है, डोमेस्टिक करेंसी में वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन और रिटर्न्स होती है, उसको हम डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। जो डोमेस्टिक करेंसी में डोमेस्टिक एसेट की जो रिटर्न होती है ना, वो इफेक्ट नहीं करती एक्सचेंज रेट मूवमेंट से, क्योंकि वो तो हम अपने ही जो पोर्टफोलियो को अपने ही कंट्री में देख रहे, तो हम बाहर की कंट्री में नहीं देख रहे, तो एक्सचेंज रेट तो कोई डिटरमाइन नहीं करेगा। डोमेस्टिक करेंसी रिटर्न क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट करेगी बोथ फॉरेन करेंसी रिटर्न जो मैं बता रही थी, प्लस योर परसेंटेज मूवमेंट इन स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन होम एंड फॉरेन करेंसी। अब जो मैंने सिमिलर फॉर्मूला अभी बताया कि रिटर्न ऑन डीसी, रिटर्न जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी में मैं बता रही हूँ, इट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला कि रिटर्न ऑन जो डोमेस्टिक अपनी करेंसी में मैं देख रही हूँ रिटर्न फॉरेन एसेट की, वो क्या है, रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट प्लस रिटर्न ऑन योर फॉरेन एक्सचेंज, जो स्पॉट हमारा एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हुआ है। यही जो फॉर्मूला है, इसको मैंने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, याद करो पहले, तो कुछ भी नहीं है, रिटर्न लिखी है, सारी रिटर्न है, इसको पॉइंट्स में, परसेंटेज पॉइंट्स में नहीं लिखना है, इसको डेसिमल पॉइंट्स में लिखना है। अगर 10% है तो ये बन जाएगा 0.1, तो उसको ऐड करेंगे जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाली जो चीज है ये इसके ही अप्रॉक्स करेगी, क्योंकि मैं बताती हूँ इसको, जब हम ओपन करेंगे इस पूरे जो एलजेब्रा है इसको हम ओपन करेंगे, तो इसमें पता है क्या टर्म बनेगी, एक हमारी ये वाली टर्म बनेगी प्लस ये वाली टर्म बनेगी, और एक बनेगा प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का, ठीक है, माइनस ये जो 1 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा -1 से, और फिर बचेगा इनका प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्लोज टू 0 होगा, इसलिए मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इसके ही इक्वल है। अब फॉरेन एसेट्स क्या होते हैं, फॉरेन एसेट्स डिनोमिनेटेड इन करेंसीज अदर देन इन्वेस्टर्स होम करेंसी, ठीक है, जो भी ऐसे करेंसीज, ऐसे एसेट जो हम बाहर अपने डोमेस्टिक करेंसी में नहीं, बाहर की करेंसी में उसको डिनोमिनेट कर रहे हैं। जो रिटर्न ऑन फॉरेन एसेट विल बी अफेक्टेड बाय एन एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन द होम करेंसी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब इसको जो रिटर्न होगी उसको मैं कैसे बोलूंगी, फॉरेन करेंसी रिटर्न के उसमें बोलूंगी। अब जो इसका फॉर्मूला है, मान लो कि ये तो चलो एक उसका फॉर्मूला है कि एक मेरे पास एसेट था फॉरेन एसेट, बट ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल फॉरेन एसेट्स हो सकते हैं, तो मैं उसका रिटर्न कैसे बताऊंगी, मैं सेम ये फॉर्मूला लिखूंगी, बस उसमें जो इसका वेट वाली चीज है ना, कि एक पोर्टफोलियो का कितना वेट है, मान लो एक ये एसेट है, इसका रिटर्न कितना है
इसका कितना एप्रिसिएशन हुआ और इसका वेट कितना है मेरे पोर्टफोलियो में, वो मल्टीप्लाई करके -1, ठीक है। ऐसे ही ये एक का हो गया, फिर प्लस में दूसरे का वेट 2 और प्लस में क्या करूंगी, ये पूरी ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इस पूरे को रिटर्न ऐसी सेम सिंपल। अब वॉलेटिलिटी डीकॉम्पोजिशन, ये मैं बताती हूँ। वॉलेटिलिटी डीकॉम्पोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने लेवल 1 में एक ना फॉर्मूला देखा था, हमने पोर्टफोलियो का जो रिस्क निकालने का फॉर्मूला देखा था हमने। वो कैसे था कि अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन हमें निकालना है इस पूरे का, मैं इसको बोल रही हूँ ए और बी का जो अगर हमें रिस्क निकालना है, ये पोर्टफोलियो है मेरी, ठीक है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। वो कैसे निकालते थे हम, वेट ऑफ ए और वेरिएंस जो भी ए की है यही होता था, प्लस डब्ल्यू बी वेरिएंस डब्ल्यू बी की स्क्वायर प्लस 2ab 2 यही होता है। और इसमें एक कोरिलेशन की टर्म आएगी, ठीक है, कोरिलेशन किसका, इनका आपस में। अगर मैं ये वाली जो ए है इसको मैं RFC जो फॉरेन करेंसी जो फॉरेन एसेट की रिटर्न, और बी को मैं बोल दूं कि ये मेरी एप्रिसिएशन है, और वेट्स को मैं अगर ले लू कि ये 1 के इक्वल है, क्योंकि हम अगर हमारे पास 100 रुपीज या $100 है तो वो तो मैं फॉरेन एसेट में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ ना 100 रुपीज, और इसमें कुछ अलग तो नहीं कर रही, वही 100 रुपीज ही तो कर रही हूँ ना उसमें इन्वेस्ट, उसका एप्रिसिएशन हो रहा है। तो वेट्स क्या है, इक्वल है यानी कि हम 1 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 1 ले रहे हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा जो एल्जेब्रा थोड़ी इजी और सिंपलर फॉर्म में हम लिख दे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा, यही तो बचा, देखो, ठीक है, ये वाली चीज 2, ये तो ये वाली टर्म्स कट गई, ठीक है, बचा क्या 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी और कोरिलेशन इनका। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो टोटल रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये क्या हमारा वेरिएंस, तो इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा टोटल रिस्क। एक्सचेंज रेट जो एक्सपोजर है, हम ये बोल रहे हैं अगर हमारे पास ना कोई ये नहीं होता, एक्सचेंज रेट नहीं होता, तो हमारा रिस्क किस पे डिपेंड होता, हमारा रिस्क जो होता वो जितना भी मेरी रिटर्न ऑन डोमेस्टिक एसेट है, वो जो भी रिस्क डोमेस्टिक एसेट पे है वही हमारा रिस्क होता इन फॉरेन एसेट। बट इसमें एक्सचेंज रेट जो हमने ऐड कर दिया उसकी वजह से वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारी एक तो ये वाली टर्म तो इंक्रीज हुई है, प्लस हमारा इनका आपस में ये जो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि नेगेटिव कोरिलेशंस है इन दीज वेरिएबल्स, तो उससे क्या होगा, हमारी डाइवर्सिफिकेशन के हमें इफेक्ट्स मिलेंगे, हमें ओवरऑल हम रिड्यूस कर सकते हैं अपना डाइवर्सिफिकेशन, अपना पोर्टफोलियो को रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंपैक्ट करेगा, डब्ल्यू जो वेट्स है वो भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ये डब्ल्यू जो फॉर्मूले में है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न कोरिलेशन है आपस में, तो शॉर्ट सेलिंग से हमारी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। अब इसमें हमारा ये जो लास्ट है आज का सब टॉपिक, वो है हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन करेंसी मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं, हमें सबको पता है, हम एक क्लाइंट के पास गए, हमने उससे जाके आईपीएस क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, उसके पास गए और उससे हमने पूछा कि क्या क्या आपके कंस्ट्रेंट्स है, क्या क्या आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी, सब चीज उसको देखेंगे, कितना आपको रिटर्न चाहिए, क्या आपके गोल्स है, ठीक है, क्या आपके एस्पिरेशंस है, ये सब हम देखेंगे उनको जाके, उनसे बात करके आईपीएस हमारा पूरा पता चल जाएगा, हमें एक क्या मिल जाएगा, आईपीएस क्या है, हमारा एक बेस है, इसके ऊपर ही हमारी पूरी एसेट एलोकेशन, पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जितनी भी हम एसेट्स लेंगे उसकी रिस्क और रिटर्न भी प्रोफाइल हम इसके ही अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते। अब जो आईपीएस है, जो उसने बताया कि इतना हम रिस्क ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मैं बोल रही हूँ कि जो करेंसी का उसको रिस्क है वो ले सकते सिर्फ 95%, या नहीं 95 नहीं, अभी नहीं बताती है, इसको मैं बोल रही हूँ कि ले सकते 5% रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमारा टारगेट है, टारगेट यानी कि लॉन्ग टर्म जो भी हमारी चीज होगी वो होगी हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज योर लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या है, 5%। अब इसमें मैं बोल रही हूँ टैक्टिकल, एक टर्म आती है टैक्टिकल एलोकेशन या टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म में हम हेर फेर कर सकते हैं इसके अराउंड, बट एक रेंज के बीच में, मान लो 5 to 7% दे रखा है, तो मैं इसके अंदर ही उसको मैनेज करूंगी, ये नहीं कि मैं इसके बाहर उसको जाके रिस्क, उसको ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती मैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। There are variety of approaches to currency management ranging from, अब इसमें एक रेंज बनाइए, एक मान लो कि एक ऐसे अंदर अपने मन में ना एक टाइम फ्रेम बनाओ, एक टाइम फ्रेम में नहीं, एक जैसे टाइमलाइन टाइप होती है ना वो बनाओ, ठीक है। इसको बोल दो 0,
और इसको बोल दो 1, ठीक है। 0 मतलब हमारी जो करेंसी है वो फुल्ली हेज्ड है, ठीक है, फुल्ली हेज्ड है। 1 मतलब ये हमने इसको 1 मतलब कि हम इसको एक्टिवली इसको हेज, मतलब इसको ना हम थोड़ी हेर फेर कर सकते हैं अपने इसमें कि हम इतना % हेज करें, इतना ना करें, ठीक है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, करेंसी मैनेजमेंट में हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं इस वाली जो 0 है, 0 मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं ऑल रिस्क इन द पोर्टफोलियो। 1 का मतलब हम एक्टिवली रिस्क ले रहे हैं, पूरा अपना फॉरेन एक्सचेंज जो रिस्क है हम वो पूरा एक्टिवली ले रहे हैं। 0 मतलब हम कोई रिस्क नहीं ले रहे, अवॉइड कर रहे हैं अपना रिस्क टेकिंग, करेंसी रिस्क इन द पोर्टफोलियो। 1 मतलब हम एक्टिवली फुल्ली रिस्क ले रहे हैं उसमें। अब जो सम इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, वो कुछ तो हेज करते हैं सारा अपना करेंसी रिस्क जो ये वाली चीज है, और कुछ क्या करते हैं, कुछ अनहेज छोड़ देते हैं। अब मैं इसका रीजन बताऊंगी अनहेज क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करिए हमारी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। एक तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स है, और एक तरफ है हमारी जो करंट मार्केट की सिचुएशन है। तो इसके बीच में जो भी हमारा जो डिसीजन होगा वो होगा हमारा एक मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट डिसीजन। मान लो ये है हमारा आईपीएस, ठीक है, ये है हमारा पूरा आईपीएस, ये है हमारी करंट जो फैक्ट चल रहे हैं, करंट मार्केट। इसके बीच में हमें डिसाइड करना है, हमें इसमें करेंसी मैनेजमेंट करना है इसके बीच पे। तो हम इसको लेकर और इसको लेकर ही तो चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, 1 कैंप, एक हमेशा जब भी हम कोई भी थ्योरी बनाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं जिनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो एक ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या कह रहे हैं कि जो लॉन्ग रन में ना करेंसी का एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं है, एक्सचेंज रेट नल के बराबर है, एक्सचेंज रेट इज 0, क्योंकि वो रिवर्ट कर जाते हैं अपने मीन वैल्यूज पे, ठीक है, मीन रिवर्टिंग बोल रहे हैं इसमें। तो जो लॉन्ग रन गेन्स होंगे वो हम उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो एक्सचेंज रेट की कोई प्रॉब्लम है। बट इसमें एक बात बताओ, जब हम एक्सचेंज रेट, जब लॉन्ग रन की बात करें, एक तो वो लॉन्ग रन बहुत ज्यादा लॉन्ग रन है, डिकेड्स पे जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसा एक पोर्टफोलियो बना रहे तो बेंचमार्क भी ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसा एक बेंचमार्क ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। तो ये दो इसमें एक इशू आ गए, ठीक है। और अनदर कैंप ऑफ थॉट क्या बोल रहा है कि करेंसी के जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो ड्रामेटिक इंपैक्ट करते हैं शॉर्ट रन रिटर्न्स में और वॉलिटिलिटी में, ठीक है, ये कुछ टाइम में इफेक्ट करते हैं ये शॉर्ट रन में। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है, वो बताती है हमें कि कितना डिग्री पे हमें डिस्क्रिशनरी करेंसी मैनेजमेंट करनी है, कितनी अलाउड है ये पोर्टफोलियो में, ठीक है। और वो कैसे बेंचमार्क की जाएगी, क्या क्या हमारे लिमिट्स होंगे ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग पॉलिसीज एंड टूल्स, ठीक है, दैट कैन बी यूज। अब इसमें जो ये मेन चीज है वो ये है कि हम कैसे एड्रेस करते हैं इन इश्यूज को। हमें ये बताना पड़ेगा कि टारगेट प्रपोर्शन ऑफ करेंसी एक्सपोजर टू बी पैसिवली हेज्ड, हम कितना उसको हेज कर रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा, कितना हमारा प्रपोर्शन ऑफ करेंसी हेज हो रही है। फिर हम बताएंगे अगर हमारा इतना है 100 है, ये 100 है या मान लो 20 है, 20% हम हेज करना चाह रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो, 100% ले लो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितना लैटिट्यूड मतलब रेंज, इसका अप एंड डाउन कितना रेंज है जिससे हम थोड़ा मूव कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेज रीबैलेंसिंग, जो हमारे टारगेट है उससे जब वो डिविएट कर गई, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन में, जिसने भी नहीं देखा देख लेना, ठीक है। रीबैलेंसिंग मतलब अगर जो स्ट्रेटेजिक जो हमारा चेंज हो चुका है उसको हम फ्रीक्वेंसी कितनी बार हम उसको रीबैलेंस कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं करेंसी हेज परफॉर्मेंस बेंचमार्क टू बी यूज, कौन सा बेंचमार्क यूज होगा, कौन से हेजिंग टूल्स परमिट हो रखे हैं। करेंसी मैनेजमेंट शुड बी कंडक्टेड विद इन दिस आईपीएस मैंडेटेड फ्रेमवर्क पैरामीटर्स। अब हमारे एक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसमें क्या है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमने हमेशा देखा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि हम एक एफिशिएंट फ्रंटियर बनाते हैं, ठीक है, रिस्क और रिटर्न के हिसाब से। ये होता है हमारा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो होता है वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसमें। बट अगर हम जब ये वाले जो अपर वाले लेते हैं हम, क्योंकि इसके नीचे तो हम रिस्क क्या कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं और रिटर्न कम है, इसलिए हम ऊपर वाला जो इसका ये वाला पोर्शन है हम हमेशा ये लेते हैं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वैसे वैसे रिटर्न्स भी बढ़ रही है। तो इसमें हम ऐसे चूज करते हैं कि कौन सा हमारे लिए अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर एफिशिएंट थ्योरी, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ऑफ अ मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो, उसको इन्वॉल्व करते क्या करते हैं हम, सेलेक्टिंग पोर्टफोलियो वेट्स भी हम देखेंगे और कैसे हम उसको ट्रेड ऑफ देखेंगे कि रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या हमारा ट्रेड ऑफ है, किसको हमें लेना है, कौन सा पोर्टफोलियो लेंगे हम। When deciding on an optimal investment position, रिस्क और रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं, हमें थोड़ी पता है, वो फ्यूचर के बारे में बना रहे हैं। तो उसमें ना बहुत सारे दो तरीके के होते हैं कि वो इस तरह से हैंडल कर सकते हैं अपने एसेट एलोकेशन के डिसीजंस को विद करेंसी रिस्क। दो स्टेप का प्रोसेस, एक है हमारा कि हम एक पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन ले रहे हैं जिसमें
हम फुल्ली हेज रिटर्न्स ले रहे हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एक्टिव करेंसी एक्सपोजर। पहले मैं बताती हूँ उसको कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है वो क्या करेगा, पिक करेगा पोर्टफोलियो के वेट्स, ऐसे वेट्स जो एक पूरा फुल्ली हेज्ड है, ठीक है, फुल्ली हेज्ड है। फिर उसके बाद वो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, वो चूज करेगा डिजायर्ड करेंसी एक्सपोजर्स की कितने, कौन से करेंसी पे उसको एक्सपोजर चाहिए, कितना चाहिए, ये सब उसको डिसाइड करेगा। और उसके बाद फिर वो हाउ फार टू रिलैक्स द कंस्ट्रेंट टू अ फुल करेंसी हेज फॉर ईच करेंसी पेयर, ठीक है। चॉइस ऑफ करेंसी एक्सपोजर्स क्या होता है कि हम कौन, अब ये जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है ये वो उसको ही डिटरमाइन कर रहा है कि हम कौन कैसे चूज कैसे करते हैं करेंसी एक्सपोजर्स कितनी होनी चाहिए, वो हम चूज करते हैं दो चीजों की वजह से। फर्स्ट चीज है डाइवर्सिफिकेशन कंसिडरेशंस को हम ध्यान में रखते हैं कि क्या वो उसको, अगर हम कोई भी एक्सपोजर ऐड कर रहे हैं इसकी वजह से क्या हमें कोई वो तो नहीं, इशू तो नहीं, हमें इशू तो नहीं हो जाएगा कि हमारे रिस्क बढ़ जाए, रिटर्न हमारी उतनी बढ़ नहीं रही है, मार्जिनल रिटर्न अगर देखें। और सेकंड हमारा होगा कॉस्ट कंसिडरेशन, जिसमें कि ट्रेडिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों कॉस्ट देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन कंसिडरेशन जब भी हम करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे टाइम होराइजन पे और हमारा एसेट कॉम्पोजिशन पे। जो मैंने बताया कि लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे लॉन्ग रन में कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कह रहे थे कि हमें इंपैक्ट नहीं करता एक्सचेंज रेट, बट वो ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें ऐसे बेंचमार्क ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, प्लस वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है। इसमें ये बोल रहे हैं कि वो मीन रिवर्ट कर जाता है अपने फेयर वैल्यू इक्विलिब्रियम से और हिस्टोरिकल एवरेज पर, ठीक है। बट इट वुड रिक्वायर अ पोर्टफोलियो बेंचमार्क जो कि हेज, हमें पूरा अनहेज वाली वो पूरा सेम उसकी क्राइटेरिया वाले बेंचमार्क चाहिए होंगे। एसेट कॉम्पोजिशन में क्या बोल रहे हैं कि एसेट कॉम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द फॉरेन करेंसी एसेट रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव डिफरेंट कोरिलेशन पैटर्न्स विद करेंसी रिटर्न्स, ठीक है। अभी इसमें बोल रहे हैं जो हम एसेट कॉम्पोजिशन बनाएंगे अपने जो भी डिफरेंट फॉरेन एसेट क्लासेस के, तो उनका तो कोरिलेशन डिफरेंट होगा। कोरिलेशन डिफरेंट होगा मतलब हमारी पूरी पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न वो डिटरमाइन करेगा। जब वो अगर मान लो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है विद द एक्सचेंज रेट तो इससे हमारा रिस्क तो और बढ़ जाएगा। अगर रिटर्न जो है वो कोरिलेटेड है हमारा एक्सचेंज रेट से तो वो उस रिटर्न को, वो उस रिस्क को बहुत बढ़ा देगी। तो हमें ऐसा एक एक्सपोजर लेना चाहिए जो हमारे पूरा मैंडेट के हिसाब से है, आईपीएस मैंडेट के हिसाब से है, ठीक है। इफ देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू सेट ऑफ रिटर्न्स, जो दो सेट ऑफ रिटर्न्स क्या थी हमारी, फॉरेन रिटर्न जो थी और एक थी हमारी एक्सचेंज रेट रिटर्न, हैविंग एटलीस्ट सम करेंसी एक्सपोजर में हेल्प रिड्यूस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है आपस में तो currency exposures provide little diversification benefit to fixed income portfolios and that the currency risk should be hedged। जो फिक्स्ड इनकम के पोर्टफोलियोज होते हैं वो क्यों लिटिल डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्यों देते हैं, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होते हैं तो हमारे करेंसी जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी चेंजेस आते हैं, प्लस हमारा फिक्स्ड इनकम में भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो एक की इनपुट है इन दोनों चीजों में। तो इसलिए इसमें अगर कोई चेंजेस आएगा तो हम जो फिक्स्ड इनकम के पोर्टफोलियोज वो लिटिल डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सचेंज रेट के साथ। अगर मैं बात करूं कॉस्ट कंसिडरेशंस की, तो इसमें हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बेनिफिट्स का और अगेंस्ट दीज कॉस्ट। हेजिंग कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, ट्रेडिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होगी, हमारी बिड ऑफर जो स्प्रेड होगा, करेंसी ऑप्शंस का जो हमारा कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है फॉर ट्रेडिंग, और रोलिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। मान लो कि एक टर्म के लिए मैंने 6 मंथ्स के लिए मेरे को लेना था, बट मैंने क्या किया, पहले 3 मंथ्स के लिए लिया और फिर मैंने उसको देखा कि वो तो मेरा टारगेट जो वो अचीव नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगी, उसको वापस से रोल कर दूंगी फॉर अनदर 3 मंथ्स। उसमें भी हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ऑफ द हेज, कि अगर मैं 100% हेज कर रही हूँ अपना ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, तो अगर कोई मान लो कि फेवरेबल करेंसी रेट मूव आया, ठीक है, उसको तो मैं वो ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा अगर कोई मेरे को लग रहा है कि ये पूरा मैंने पोर्टफोलियो जो है अपनी करेंसी को हेज कर लिया, बट मान लो कि ये तो रिटर्न बढ़ाने का भी तो तरीका है, क्योंकि एक रिटर्न जो है मेरी ये भी तो है, जो रिटर्न ऑन, अगर इसको मैं देखूं तो इसका एक पार्ट ये भी तो है, बट अगर इसको मैं पूरा फुल्ली हेज कर रही हूँ, इसका तो रिटर्न में इसका जो इम्पैक्ट है वो तो मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ। तो इससे क्या कर रही हूँ मैं, एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी, ये मेरी कॉस्ट है अगर मैं फुल्ली हेज कर रही हूँ। तो ऐसा क्या करते हैं ऐसे लोग, मतलब जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे, जो करेंसी मैनेजर्स होंगे, वो क्या करते हैं, वो स्प्लिट द डिफरेंस 50% हेज रेशियो लेके चलते हैं कि वो 50% हेज करते हैं अपना पोर्टफोलियो अगेंस्ट द करेंसी रिस्क। With this, we have ended our first lecture on this currency management and introduction reading. अब हमारी ये बच रही है, अब ये है, इसमें बहुत सारा पोर्शन बचा है अभी भी, देखते हैं कि कितने दिन में इसको कंप्लीट करते हैं, और फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे 31 में, इसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो कीप लर्निंग,
और स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी. ओके, बाय, साइनिंग ऑफ.